हेलो एवरीवन, पॉलिटी की इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करते हैं, वहीं अनुच्छेद 63 और 64 राज्यों में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करते हैं। संसदीय व्यवस्था की बात करें तो जिसमें कार्यपालिका अपने नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। संसदीय सरकार की विशेषता की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है, जबकि वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। इसके अलावा मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। इसमें लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और दोहरी सदस्यता भी इनकी होती है। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। यदि वह संसद सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्यता लेनी पड़ती है। और इसमें निचले सदन का विघटन भी होता है। लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित भी किया जा सकता है। ये तो हो गई संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। वहीं राष्ट्रपति शासन की विशेषता की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। इसमें कांग्रेस द्वारा दोषी पाए जाने के अतिरिक्त इन्हें हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से ये शासन करता है, जो कि परामर्शदात्री होती है। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता, अर्थात कांग्रेस का निचला सदन, जबकि हमने अभी संसदीय व्यवस्था में देखा कि राष्ट्रपति लोकसभा का या निचले सदन का विघटन कर सकता है। ये हो गई डिफरेंस। वहीं संसदीय गुण की बात करें तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय होता है। दोनों में विवाद बहुत कम होता है। कार्यपालिका विधायिका की ही एक अंग होती है। यह एक उत्तरदायी सरकार होती है। मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें निरंकुशता का प्रतिशत बहुत कम होता है। विधायिका कार्यपालिका की निरंकुशता प्रकृति पर रोक लगाती है। यह वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था भी करता है। जैसा कि डॉक्टर गेनिकस कहते हैं, विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। इसमें संसदीय व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था के दोष की बात करें तो इसमें अस्थिर सरकार है। गारंटी नहीं सरकार कब तक चलेगी। नीतियों की निश्चितता का अभाव है। कोई नीति पूरी होगी या नहीं पूरी होगी, तब तक दूसरी पार्टी आएगी तो वो कोई और नीति लेके आ जाएगी। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, अकुशल व्यक्तियों की सरकार है। ठीक है, आपको भी पता है नेता लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया क्यों, तो आपको भी पता है। भारत में ब्रिटेन शासन काल से ही प्रचलित है। उत्तरदायित्व को ज्यादा वरीयता दी है हमने। इसके अलावा अमेरिकी व्यवस्था ज्यादा स्थायी है लेकिन उत्तरदायित्व कम है, जबकि हम लोगों ने उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्व दिया है। इसके अलावा एक और उद्देश्य विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव को रोकना है, जैसा कि आपने अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में देखा होगा। संविधान निर्माता भी बहुत ही आगे की सोचते थे। संविधान निर्माता विभिन्न वर्गों का हित चाहते थे ताकि अखंड भारत का निर्माण हो सके। वहीं कहा जाता है कि ब्रिटेन और भारत की संसदीय प्रणाली में कोई भेद नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए भेद है, ऐसा नहीं है। जैसा कि ब्रिटेन में राजशाही प्रणाली पर संसदीय व्यवस्था काम करती है, वहीं भारत में गणतंत्र पद्धति है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में संसद दोनों सदनों में से किसी भी का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।